हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स अध्यापिका। आज से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 तरीकों को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर जंपिंग टू ऑल द 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू नो, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है, वो सबसे पहले एक डेफिनेशन में सफाइज करने के लिए मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली द सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये सुन के घबराहट तो बहुत हुई होगी, बट इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं। जो फैक्ट्री है वहाँ पर शुगर केन प्रोड्यूस होता है। शुगर केन की प्रोडक्शन के टाइम पर जितना भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सब को इनकम दी जाती है उस प्रोडक्शन की सेल से, राइट? जो भी शुगर केन बेचने के बाद पैसा आएगा वो सारा का सारा सर्कुलेट हो जाएगा किसको? टू योर फादर एंड द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? सो यहाँ पर हमने देखा कि सारी की सारी प्रोडक्शन, दैट इज सारा का सारा सेल का अमाउंट इज इक्वल टू द इनकम, राइट? क्योंकि वो फैक्टर ऑफ इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी इवेंचुअली, राइट? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें सर्विसेज दे रहे हैं तो हमें भी उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब आपके पापा घर आते हैं और आप अपने पापा को कहते हो कि मुझे कुछ खाने का चाहिए। योर फादर गोज टू द नियर बाय शॉप टू बाय यू समथिंग। नाउ योर फादर इज मेकिंग एन एक्सपेंडिचर, right? Because he'll go and make an expense to purchase that particular thing from you. अब वो जो एक्सपेंडिचर आपके पापा ने किया वो क्या है? उस अदर पर्सन की इनकम है, राइट? मतलब सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है जब एक पर्सन का एक्सपेंडिचर इक्वल होता है दूसरे पर्सन की इनकम के, उसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब पैसा फ्लो करता रहता है फर्म्स से हाउस होल्ड्स तक, हाउस होल्ड से फर्म्स तक, राइट? सबसे पहला जब प्रोडक्शन की सेल होती है वो सारा का सारा पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, ये देखो एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो सारा का सारा पैसा वापस फर्म्स के पास आ जाता है, राइट? अगर आपके पापा जाकर शुगर केन खरीद लेते हैं तो वही शुगर केन जो उन्होंने बनाई थी वही वापस से पैसा फर्म्स के पास आ जाएगा, राइट? क्योंकि फर्म्स ने आपके पापा को इनकम दी थी, आपके पापा ने एक्सपेंडिचर किया जो कि फर्म्स के लिए एक इनकम का काम कर रहे हैं। तो इस सब को समझने के लिए हमें ये समझना है कि हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज द प्रोडक्शन फेज, जहाँ पर कुछ प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होने के बाद इनकम जनरेशन में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, राइट? क्योंकि जो भी सेल का अमाउंट होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड व्हेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल मेक एन एक्सपेंडिचर, दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके ना, अगर ये समझ में आया तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आया तो हम इसको भी एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कंसिडर करते हुए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझाया गया है। सपोज एक साइड पर हम लोग हाउस होल्ड्स लेते हैं एंड दूसरी साइड पे हम फर्म्स लेते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर 2 टाइप के फ्लोज होते हैं। फर्स्ट इज मनी फ्लो एंड द नेक्स्ट इज रियल फ्लो। अब जो मॉनेटरी फ्लो है उसमें दोनों सेक्टर्स के बीच में कुछ पैसे का लेन देन होता है। कैसे? सपोज हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, राइट? तो हाउस होल्ड्स
फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, वहीं पर उन फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म्स हाउस होल्ड्स को फैक्टर ऑफ इनकम मतलब फैक्टर इनकम देते हैं। तो ये हो गया पैसे का फ्लो, राइट। सेकेंड स्टेप में हाउस होल्ड्स फर्म्स से खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब फर्म्स हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, राइट। वहीं पर हाउस होल्ड्स फर्म्स को उनके लिए पेमेंट देते हैं, राइट। गुड्स खरीदोगे तो पेमेंट भी तो करोगे ना, तो ये हो गया मॉनेटरी फ्लो। तो क्या आप देख पा रहे हो, एक साइड पर सारा का सारा मॉनेटरी फ्लो हो रहा है, मतलब फर्म्स हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनकम देते हैं, वेयरएज हाउस होल्ड्स फर्म्स को पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। वहीं पर यहाँ पर ये रियल फ्लो होता है। रियल फ्लो का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, किसी रियल चीज़ों का लेन देन हो रहा है, जैसे कि सर्विसेज या गुड्स, ठीक है। जैसे कि हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, तो वहीं पर फर्म्स हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, राइट। सर्कुलर फ्लो हो रहा है, ना ही मनी का बट रियल फ्लो भी हो रहा है, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज का भी सर्कुलर एक फ्लो हो रहा है। इसीलिए यही सब रीज़न की वजह से ये तीन चीज़ें निकल कर आई, क्या कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। समझे जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। इसीलिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द कोर रीज़न कि हमारे पास तीन तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, और क्यों उन तीन तरीके से आंसर्स सेम आते हैं। बिकॉज आप प्रोडक्शन में जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसको इवेंचुअली इनकम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एंड देन उसको इनकम को आपके जो हाउस होल्ड्स हैं वो एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये तीन तरीके से सेम होगा, ये अमाउंट सेम होगा, राइट। इसलिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। अब आपको इतना याद रखना है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो तो क्या होगा, तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्सेस लेती है और हमारे को यूनिलैटरल सर्विसेज देती है। नाउ आई नो कि ये आपके सिलेबस में नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, बट मैं फिर भी इसको नीचे पिन डाउन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर हम सर्कुलर फ्लो मॉडल इन 3 सेक्टर और 4 सेक्टर की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार आप अगर उसकी रीडिंग ले लेते हो तो इट विल प्रूव टू बी नॉलेजेबल फॉर यू, बट अगर नहीं भी लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट या फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, द फर्स्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम। नाउ अगर आप अपने स्कूल में जाओ तो आपको आपकी टीचर एक ही चीज़ रटवा देगी कि बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर आप निकालते हो तो आपके पास जीडीपी एट एमपी आ जाता है, और ये आपका वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेशन हो जाता है। बट इसका क्या एसेंस है हम ये समझेंगे, ठीक है। हम इसके पूरे कोर रीज़न को जानेंगे कि क्यों जीडीपी एट एमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। मैम आई वांट टू नो दिस, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ, ठीक है। अब वैल्यू एडेड मेथड को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो है फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। नाउ अब आपको भी पता है बेटा, ये हर इंसान जिसने कॉमर्स पढ़ी है उसको पता है कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं, मतलब अब उनके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी। वैल्यू ऐड का क्या मतलब होता है, सपोज आप एक ड्राइंग कर रहे हो,
आपने उसकी स्केचिंग से स्टार्ट की, उसके बाद आपके सिबलिंग ने उसमें कलर किया, उसके बाद एक इंसान ने उसको प्रॉपरली लैमिनेट करा दिया या फ्रेम करा दिया। तो हर प्रोसेस पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। एक ने स्केच किया, एक ने कलर किया, एक ने फ्रेम किया, तो ये हर तरीके से वैल्यू ऐड हो रही है। वैसे ही हमारे इकोनॉमी में भी हर प्रोडक्शन यूनिट कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती है। सपोज हमारे फार्मर्स अगर हमारे को व्हीट बनाकर दे रहे हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करना हमारा काम होता है या फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन यूनिट का काम होता है, फिर उसके बाद उस पर कोई और काम किया जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। सपोज एक एग्जांपल लो, अगर एक पर्सन को ब्रेड प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, तो अगर एक बेकर को ब्रेड चाहिए तो उसको पीछे से जाना पड़ेगा जहाँ पर फार्मर पहले व्हीट प्रोड्यूस करेगा, व्हीट से व्हीट फ्लावर निकलेगा जो कि अलग प्रोडक्शन यूनिट निकालेगी। उसके बाद हमारा बेकर उस व्हीट को फ्लावर को यूज़ करके हमारे को ब्रेड बना कर देगा। तो ये तीनों यूनिट्स अलग अलग वैल्यू एडिशन कर रही हैं, राइट। वहीं पर वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि यार देखो, फाइनल गुड्स तो वो गुड्स हैं जो कि बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए हैं, मतलब जिस पर वो मार्केट में बिक रहे हैं। सपोज आपके बेकर ने होल व्हीट ब्रेड बनाया जो कि 700 रुपये का बेच रहा है, तो हमारा फाइनल गुड 500 है। सपोज एक फार्मर था, वो ₹500 का व्हीट प्रोड्यूस कर रहा था। अब ये 500 का व्हीट हमारे बेकर साहब ने खरीद लिया और उस व्हीट को यूज़ करके होल व्हीट ब्रेड बनाया। अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो होल व्हीट ब्रेड है, तो क्या बेकर के लिए 700 रुपये मायने रखते हैं या 500 भी मायने रखते हैं? मतलब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम 700 भी लें और 500 भी लें? नहीं। इसलिए वैल्यू एडेड मेथड आया था कि यार अगर आप 500 की वैल्यू देखो तो वो ऑलरेडी 700 में इंक्लूडेड होती है। अगर हम इस 500 को अलग से ले लेते हैं तो हम डबल काउंटिंग कर लेंगे। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 700 प्लस 500 दैट इज 1200, ओ हमारे इकोनॉमी में 1200 की प्रोडक्शन हो रही है। नहीं, रियलिटी में वो प्रोडक्शन सिर्फ 700 रुपये की है। वो तो आप डबल काउंटिंग कर रहे हो यार। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया वैल्यू एडेड मेथड कि आप मत देखो ये सब कि किसने कितना प्रोड्यूस किया है, किसका फाइनल गुड है, किसका इंटरमीडिएट गुड है, भूल जाओ इस चीज़ को। हम तो डील करेंगे सिर्फ वैल्यू एडिशन से। मतलब अगर हमारे बेकर की बात करें तो बेकर के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था? 700, क्योंकि वो 700 रुपये में मार्केट में बेच रहा था। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अमाउंट था 500, क्योंकि उसने ये व्हीट को इंटरमीडिएटली कंज्यूम किया है। तो वैल्यू कितनी ऐड हुई बेकर के थ्रू? 200। तो इसको मैं नाम दूंगी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट में वो गुड 700 रुपये का बिक रहा है, मार्केट में वही गुड इंटरमीडिएट कंजम्पशन में 700 का था, तो यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 200 रुपये की है। और जब हम हर प्रोडक्शन यूनिट, मतलब मेरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सबकी ग्रॉस वैल्यू एडेड को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस केस में हमारे पास निकल कर आता है GDP एट MP। समझ आया? मतलब हर प्रोडक्शन यूनिट की वैल्यू एडेड को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल कर आता है। अब भी अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, दिमाग मत दौड़ाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि वैल्यू एडेड मेथड के लिए आपके लिए क्या मैटर करता है। वी नो दैट GDP एट MP निकल कर आता है वैल्यू एडेड मेथड से, जहाँ पर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को लेस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन से, तो हमारे पास GDP एट MP आ जाता है। यहीं से अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी हो तो
तो नेशनल इनकम क्या होती है हमने लास्ट क्लास में देखा था, NNP/FC, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आने के बाद हम इस पे तो आराम से पहुंच सकते हैं। अब इस पे कैसे आए उसके लिए हम क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब तरह तरह के क्वेश्चंस जिसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सब देखते हैं हम, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या देखा था कि वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है GDP/MP, जो कि निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? अब आपको भी पता है, अगर आपकी सारी की सारी अमाउंट सेल हो जाती है, सपोज आप ब्रेड बनाते हो, आपका ब्रेड 700 रुपये का बिका है, तो वो होती है आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स का अमाउंट, कि आपका कितने में सेल हुआ है। अगर आपको सेल डायरेक्टली दिया हुआ है, वेरी गुड, वरना हमारे पास तरीका भी होता है सेल्स निकालने का। वो क्या होता है? प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट, राइट। आप इसको लिख लो कि सेल्स को कैलकुलेट करने का ये एक तरीका होता है। अब अगर सारा का सारा प्रोडक्शन जो किया था वो सेल हो गया है, तो हमारा वही वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है। बट सपोज कुछ जो स्टॉक है वो बिका ही नहीं, ऐसा यूजुअली होता है, जो सारा कुछ प्रोड्यूस किया जाता है ज़रूरी है वो सब बिक जाए? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई अमाउंट नहीं बिका है तो वो सेल्स में तो होगा नहीं, लेकिन वो इस साल के आउटपुट में तो आएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं डेल्टा स्टॉक, मतलब चेंज इन स्टॉक, कि हमारा स्टॉक में कितना पड़ा है इस साल का प्रोडक्शन। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। जो हमारा एंड ऑफ द ईयर है और जो ओपनिंग पे था उसको माइनस करके हमें ये पता चलता है कि इस साल की वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ही इस चीज़ को रिवाइज कर लो, बार बार कर लो। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? मैम, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स इफ द होल अमाउंट इज सोल्ड। If it is not sold wholly, then we add delta stock. Ma'am, there is another method to calculate sales. Unit into price. Unit into price. That is another method of calculating sales. Ma'am, ये होता है हमारा value of output का part. Is it clear? Good. अब हम लोग क्या करेंगे? Let me clear it. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अब हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम GDP/MP कैसे निकालेंगे? इस फर्म का क्या होगा? सबसे पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैम, आउटपुट, सबसे पहले हम आउटपुट देखते हैं। आउटपुट के लिए मैम हमें सेल्स ढूंढना है, तो सेल्स बाय फर्म ए, मैम 100 हो गया। गुड। अब मैम हमारे को दिख रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सारा का सारा अमाउंट सेल नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं ऐड करूँगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए और लेस करूँगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, जो कि मेरे पास 20 है और 25 है, मतलब 20 माइनस 25 करूँगा मैम मैं, मतलब मेरे पास 100 माइनस 5 हो जाएगा, जो कि मैम मेरे पास 95 आ गया।
ये तो मैम मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकली है अभी। अब मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालूंगा, मतलब मेरे फर्म ए ने क्या परचेजेस करी हैं मैं वो भी देखूंगा, रॉ मटेरियल्स की परचेजेस भी तो देखूंगा, तभी तो मुझे एक्चुअली में पता चलेगा कि उसने वैल्यू कितनी ऐड की है। सेल्स थोड़ी निकालने हैं, वैल्यू एडेड निकालनी है। तो मैम अब मैं ढूंढूंगा परचेजेस कि फर्म ए कितनी परचेजेस कर रही है। अब कंफ्यूज मत होना, परचेजेस फ्रॉम ए बाय बी, परचेजेस फ्रॉम बी बाय ए, मतलब मैम हमें ये वाला चूज करना है, मतलब ये वाला, मतलब हम लोग लेस करेंगे 40। ओ मतलब हमारे पास 55 आ गया। मतलब मैम वैल्यू एडेड बाय फर्म ए मेरे पास 55 करोड़ या 55 रुपीज़, जो भी आप करोड़ इमेजिन कर लो इसको, मतलब 55 करोड़ की वैल्यू एडेड है मैम बाय फर्म ए। क्या मेरा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है? नहीं, हमने बात की थी कि हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स निकालना है, मतलब अभी हमने सिर्फ एक फर्म की निकाली है, अब हम नेक्स्ट फर्म की निकालेंगे, मतलब हम लोग अब बी पर आएंगे। तो मैम फॉर्मूला तो यही रहेगा, राइट? तो मैं इसी को इरेज कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालूंगा। आउटपुट के लिए सेल्स दिख रहा है मुझे, मैं सेल्स उठा लूँगा, प्लस मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 35 का, और मेरे पास मैम ओपनिंग स्टॉक है बी का 45, राइट? तो मतलब मुझे मैम 200 माइनस 10 करने पड़ेंगे, मतलब मेरे को 190 करना है, राइट? ओके मैम, मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब आप मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बताओ। चलो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए हमें परचेजेस बाय बी देखनी है जो कि 60 है, राइट? तो हम 190 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास 130 करोड़ आ जाएगा, ठीक? तो ये 130 करोड़ आ गया। ओके मैम, अब मेरे पास दोनों कैलकुलेशंस आ गई हैं, मतलब कि मेरे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए भी आ गई है और ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी भी आ गई है। तो मतलब मैम मैं इसकी 55 करोड़ और इसकी 130 करोड़ को अगर ऐड करता हूँ तो मेरे पास 185 करोड़ जो है वो GDP एट MP आ जाता है मैम। मतलब माई GDP एट MP इज 185 करोड़ फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, ओके? सपोज मैं ये सोचती हूँ कि इस इकोनॉमी में 2 फर्म्स हैं, तो 2 फर्म्स की वैल्यू एडेड हमारे पास 130 करोड़ आती है। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो हमने एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए ये देख लिया कि हम लोग GDP एट MP तो निकाल लेते हैं, ठीक है? तो GDP एट MP के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास 185 करोड़ है। यहीं से अगर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता कि कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो आप क्या कर सकते हो ये पार्ट? ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर डेटा गिवन नहीं है, बट नेशनल इनकम NNP एट FC होता है। तो हम जब कंपैरिजन चालू करेंगे तो ग्रॉस से नेशनल पे जाने के लिए हमें भी पता है कि हमें लेस करना होगा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने NFI ऐड करना पड़ेगा, P और MP से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमारे को हटाना पड़ेगा टैक्स का अमाउंट और ऐड करना पड़ेगा सब्सिडी। नाउ आई नो कि ये थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है, बट अगर आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि GDP और MP से हमें NNP एट FC पे जाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है। इट्स वेरी इजी। अगर आपको डेटा दिया होता तो आप डेप्रिसिएशन को लेस कर देते, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते, टू अब्रॉड को लेस करते, मतलब NFIA को ऐड करते। MP से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए MP इन्फ्लेटेड होता है टैक्स के अमाउंट से, टैक्स को लेस करते और सब्सिडी को ऐड करते। अब इस तरीके से हम निकाल सकते थे, बट अभी के लिए हमारे को पता चल गया कि वैल्यू एडेड मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। वैल्यू एडेड मेथड में हमारे पास जो निकल कर आता है वो GDP एट MP होता है। अगर हमारे को डिफरेंट फर्म्स दी गई हैं तो हमें हर पर्टिकुलर फर्म की वैल्यू एडेड कैलकुलेट करके उनको ऐड करना होता है, तब हमारे पास GDP एट MP आता है।
नाउ अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, और मैं इसके और भी क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी और टेक्स्ट मी ऑन Instagram as well. And thank you so much for watching this video. In the next class we'll be starting with the more complicated part, that is the income method of calculation of national income. Till then, keep learning and keep growing, and thank you.